हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी में फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका कि सर्विस टैक्स में प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज पर टैक्सेबल इवेंट होता था। क्या होता था? टैक्सेबल इवेंट मींस टैक्स तब चार्ज किया जाता था जब कोई प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो। एक्साइज ड्यूटी में ड्यूटी तब चार्ज की जाती थी जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी किसी आइटम की, सामान की, जो गुड्स था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। और सेल पर टैक्सेबल इवेंट तब अराइज होता था, यहाँ सेल्स टैक्स तब अराइज होता था, उसका टैक्सेबल इवेंट तब होता था जब सेल होता था। यानी कुल मिलाकर हर चीज पर, हर टैक्स के एक्ट में डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट थे। कभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पर था, कभी सेल्स पर था और कभी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर था। अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अब सारी चीज़ों पर, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, दोनों पर एक ही टैक्स लगना है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बट ऑब्वियस है कि टैक्सेबल इवेंट भी अब एक हो जाएगा। ना तो हमें किसी मतलब है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से, ना तो हमें मतलब है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से, और ना तो अब हमें मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स से। अब हमें मतलब है केवल और केवल एक चीज से, दैट इज दैट्स इट। अब समझ में आ गया होगा कि अब हम जो टॉपिक आज स्टडी करने जा रहे हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद, डिस्कस करने के बाद हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि हमें पता चल सके कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है। सप्लाई या तो गुड्स की, सप्लाई या तो सर्विसेज की, एंड दिस इज द टैक्सेबल इवेंट टू चार्ज जीएसटी मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा सर, तो सर आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? कुल मिलाकर मैं 3 सेशंस लूंगा इसमें, इस टॉपिक पर मेरे 3 सेशंस चलेंगे। आज केवल इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई जाएंगी, मीन्स क्या डेफिनीशन है, हमको कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी और किस तरह से आगे बढ़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड सेशन में हम आपसे जो डिस्कस करने जाएंगे दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन आर टू बी टैक्स्ड। थोड़ा आश्चर्य होगा, बाद में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। और उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की जितनी चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेबल इवेंट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आज हम लोग बेसिक चीजों की बात करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी है जीएसटी की, जो बताएंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे हाथ में आज जो असाइनमेंट है या हैंडआउट्स है वो 3 पेजेस में है, और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि टुडे आई विल ट्राई टू कंप्लीट दीज 3 पेजेस, दैट्स इट। और ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है इसका, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। और इसमें ऊपर ऊपर ही मैंने आपके हेडिंग दे दिया है टैक्सेबल इवेंट इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और यहीं से आपका टॉपिक होता है स्टार्ट। अगर हम बात करें तो आप पेज नंबर 2 पर आ जाएं और वहां सेक्शन 3 दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं बताने जा रहा, पहले मैं सेक्शन 3 बताऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा हम लोग को किन किन प्रॉब्लम्स को लेकर के आने वाली हैं। सेक्शन 3 डेफिनेशन या कह सकते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। और उसमें पहला वर्ड दिया हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स
हर चीज़ अब सप्लाई है। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सप्लाई का मतलब केवल गुड्स होता है, अब सप्लाई का मतलब सर्विसेज भी हैं। तो सेक्शन 3 सप्लाई इंक्लूड्स, जो बताता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई को, जो आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, दैट इज ऑल अबाउट गिवन इन सेक्शन 3। 3 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये 5 चीजें, ये 5 चीजें सप्लाई इंक्लूड्स। और जब डेफिनेशन में ये वर्ड दिया हो इंक्लूड्स, तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि इंक्लूड्स का मतलब होता है दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओ दिस इज नॉट योर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है ओनली दीज मैटर्स आर टू बी कवर्ड, वी विल हैव टू डू द स्टडी ऑफ ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग। और इंक्लूसिव डेफिनेशन वो होती है कि ये चीज दी हुई है लेकिन अभी इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है, इसमें और नई चीजें लाई जा सकती हैं। सप्लाई इंक्लूड्स यानी सप्लाई में शामिल है ये, इसका मतलब इसमें और चीजें एक्सपेंड की जा सकती हैं, लाई जा सकती हैं। मीन्स दिस डेफिनेशन इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। इज इट क्लियर? तो सप्लाई इंक्लूड्स, तो पहले ही एक नया वर्ड मिला कि सप्लाई की डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन अ फुल एंड फ्लेश्ड मैनर, इट कैन बी इंक्लूड्स एनी अदर थिंग टाइम टू टाइम। ओके, तो सप्लाई इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, सारे तरह के सप्लाई ऑफ गुड्स, सारे तरह के सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, क्या इनकी भी कोई डेफिनेशन दी हुई है? पेज नंबर 1 पे आए तो शुरुआत ही मैंने वहीं से की हुई है। पहले आप गुड्स का मतलब समझ लो, पहले आप सर्विसेज का मतलब समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम गुड्स 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 और सर्विसेज 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 चिल्लाते रह जाएं, बट बेसिकली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टू बी गिवन इन दिस एक्ट। तो हमें सबसे पहले इस एक्ट में दी गई गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एज वेल सर्विसेज, दोनों की डेफिनेशन समझनी होंगी। तो गुड्स की डेफिनेशन पहले देख लें, बाद में हम लोग सेक्शन 3 सप्लाई इंक्लूड्स में जाएंगे। क्लियर है ना? तो गुड्स, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये गुड्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी कई एक्ट्स डिफरेंट एक्ट्स में पढ़ रखी हैं। दिस इज नॉट अ न्यू वन डेफिनेशन। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल गुड्स एंड मनी। Goods includes every kind of movable property, means immovable property cannot be treated as goods. तो goods means every kind of movable property, अगर अंडरलाइन कर ले movable property other than actionable claim and money, other than actionable claim and money। ये actionable claim क्या है बाद में बात करेंगे, दावे योग्य अधिकार। और मनी क्या है, तो मनी की भी डेफिनेशन नीचे दी हुई है, जरा देखें 4th पॉइंट या 5th पॉइंट पर मनी की डेफिनेशन है। और एक्शनेबल क्लेम की भी डेफिनेशन मैंने इसी में ही दे रखी है, देखें पेज नंबर 2 पर देखें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, यानी शुरुआत ए से है, ए अल्फाबेट है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही सेक्शन 2 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 एक्शनेबल क्लेम से हुई थी। तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स, लेकिन इसमें शामिल करेंगे, क्या शामिल करेंगे? सिक्योरिटीज, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। फिर से मैं बोलूं, goods includes every kind of movable property but does not include actionable claim and money, but includes securities, growing crops and grass and the other things which are attached to or forming part of the lands which आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, जिसको अलग करने का प्रोविजन किया गया है। अब आपके क्या क्या शामिल हैं? सिक्योरिटीज गुड्स होंगी, शेयर सिक्योरिटीज, ये सब गुड्स होंगी, बॉन्ड वगैरह। सिक्योरिटीज गुड्स हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, बढ़ने वाली फसल जो जमीन में लगी हुई है, वो भी आपका गुड्स है।
घास वो भी आपका गुड्स है, और कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के साथ अटैच है और जिसको अलग करने का हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, जिसको अलग करने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। कुल मिलाकर गुड्स की डेफिनेशन देखें तो गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स securities, growing crops and grass and all the other things which are attached and forming part of the land and agreed to be severed before supply or under the contract of sale। चलो, लेकिन अगर मैं बात करूं गुड्स की, अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो इसमें शामिल नहीं है, गुड्स में शामिल नहीं है एक्शनेबल क्लेम, गुड्स में शामिल नहीं है मनी, और अगर नीचे एक एक्सप्लेनेशन देखें तो वहां भी साफ साफ लिखा हुआ, उसी के नीचे जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गुड्स डज नॉट इंक्लूड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, गुड्स डज नॉट इंक्लूड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। यानी अगर हम जीएसटी के फॉर्मेट की बात करें तो अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो गुड्स में शामिल है सारी मूवेबल आइटम्स, लेकिन उसमें शामिल नहीं है इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, एक्शनेबल क्लेम, मनी, बस ना जी सर। लेकिन शामिल है उसमें सिक्योरिटीज़, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और कोई भी चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच्ड है और जिसको अलग करने के लिए हम लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं बिफोर सप्लाई। इज इट क्लियर जी सर। अब आते हैं सर्विसेज की डेफिनेशन, देखते हैं एक लाइन की डेफिनेशन है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, हो गया काम खत्म, अदर देन गुड्स हो गया काम खत्म, अदर देन गुड्स हो गया काम खत्म, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। कितनी वास्ट डेफिनेशन आपने दे डाली, मतलब हर एक वो चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं थी, सर्विस है क्या? नीचे देखें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, हाँ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी अब हमारा सर्विस माना जाएगा, और तो और एक्शनेबल क्लेम जिसको हमने ऊपर कहा था बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम को भी इन लोगों ने सर्विस मान लिया। बचा क्या? मनी। बचा क्या? मनी, छोड़ दें उसको, मनी इज नॉट अ सर्विस। बचा क्या? कुछ नहीं। एक्शनेबल क्लेम को गुड से हटाया गया, सर्विस में शामिल कर लिया गया। इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज को गुड्स में से हटाया गया, सर्विसेज में शामिल कर लिया गया। बचा क्या? मनी ना तो गुड्स है, मनी ना तो सर्विस है। बातचीत तो उसी की हो रही है, सब बातें इसी में ही होंगी। आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है सर्विस इंक्लूड्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम बट डज नॉट इंक्लूड मनी। यानी हर चीज शामिल हो गई, केवल मनी को छोड़ दो, केवल पैसों को छोड़ दो, तो हर चीज अब या तो वो गुड्स है या सर्विस है, या तो गुड्स है या तो सर्विस है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी but does not include actionable claim and money but includes, और क्या शामिल करता है? growing crops, securities, grass and the other things which are forming part of the land and agreed to be severed before agreement of sale। अच्छा सर ये हो गया। और गुड्स में आपने कहा कि एक और चीज़ कवर नहीं होती, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम लोगों ने सर्विस की डेफिनेशन देखी तो सर्विस की डेफिनेशन जो जीएसटी में डिफाइन की गई है, एक लाइन की बात बोल दिया, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो आप ऊपर बोल रहे थे ना इंटेंजिबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, इसमें शामिल है, सर्विस में है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। जो आप ऊपर बोल रहे थे एक्शनेबल क्लेम हमारा गुड्स नहीं है, वो है शामिल हमारा सर्विस की डेफिनेशन में। एक्शनेबल क्लेम एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज आर कवर्ड अंडर द जीएसटी रेजिम। और एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बताऊं जो थोड़ा सा और शॉकिंग है जीएसटी के बारे में। एक तो सुन ही लिया आपने जो शॉकिंग था कि एक्शनेबल क्लेम्स आर नाउ कवर्ड, पहले तो ये शामिल ही नहीं था लेकिन अब शामिल है। और तो और एक नई चीज जीएसटी में शामिल की गई है, सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने?
सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। और इसके लिए हम शेड्यूल 1 के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। शेड्यूल 1 सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन आर टू बी ट्रीटेड एज सर्विसेज, या मैटर टू बी ट्रीटेड एज सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। चले, तो हम लोगों ने गुड्स की डेफिनेशन देखी, सर्विसेज की डेफिनेशन देखी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और टेंजिबल प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको टच किया जा सकता है, जिनको फील किया जा सकता है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जो टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। जी सर, मनी का भी मतलब अब जरा बता ही दीजिए। जब इतना कुछ आपने बता ही दिया है तो मनी का भी मतलब बता दीजिए। मनी का मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम। फिलहाल एक्शनेबल क्लेम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मनी का मतलब क्या होता है? मनी इंक्लूड्स लीगल टेंडर, जो आप गांधी जी का रखते हैं ना नोट, मनी इंक्लूड्स लीगल टेंडर, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, फॉरेन करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और इस तरह का कोई भी आइटम, ये सब मनी माना जाता है। लेकिन जो लास्ट लाइन में बता दूं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मीन्स मेरे पास बाबा आदम के ज़माने का एक सिक्का पड़ा हुआ है। बाबा आदम मतलब राजाओं महाराजाओं के समय का, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। दैट इज़ हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। हम उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए उस सिक्के को रख रहे हैं और वो हमारा मनी में शामिल नहीं होगा जी। तो मनी का मतलब अब आपको समझ में आ गया। हर वो एक फॉर्म जिसको हम पैसों के फॉर्म में मेज़र कर सकें, रुपए के टर्म्स में मेज़र कर सकें, जिसमें लीगल टेंडर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, ट्रैवलर्स चेक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, फॉरेन करेंसी, ये सारी चीज़ें शामिल आज हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशंस तो हम लोगों ने देख ली। आते हैं वापस सप्लाई पर, सेक्शन 3 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। वापस आते हैं उस पॉइंट पर। सेक्शन 3 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, और जब इंक्लूड्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें और भी चीज़ें कवर हो सकती हैं। All forms, supply includes all forms of supply, सारी तरह की, all forms of supply of goods or services such as sale, exchange, barter, transfer, हाँ ट्रांसफ़र भी आएगा, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंट और डिस्पोजल, और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जरा देखिए तो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलिए मैं फिर से बात करूं अगर इस सेक्शन के इस पर्टिकुलर नंबर 1 पॉइंट की, तो इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। मेड और एग्रीड टू बी मेड, अगर आपने सेल किया है या करने का एग्रीमेंट हो गया है, एक्सचेंज किया है या एग्रीमेंट हो गया है, बार्टर करना है, बार्टर कर चुके हैं या करने का एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीड और एग्रीड टू बी मेड। जी हाँ, मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड अंडरलाइन कर लेंगे। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन। मैंने आपको सामान बेचा या सामान बेचने का हमने एग्रीमेंट कर लिया,
supply includes all forms of supply of goods or services such as sale, transfer, exchange, barter, rental, lease, license, disposal, made or agreed to be made. For what? For a consideration. For what? For a consideration. ठीक, by a person in the course or furtherance of business. Is it clear? यानी हर तरह की चीज शामिल है. सेल, सर हमें मालूम है पैसा दो सामान लो, इसको हम कहते हैं सेल. एक्सचेंज, अच्छा ट्रांसफर. एक्सचेंज का मतलब होता है नया मोबाइल ले जाओ, पुराना मोबाइल दे जाओ. देखते होंगे, पुरानी टीवी ले आओ, नई टीवी ले जाओ कुछ डिस्काउंट पर, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज. बार्टर, टीवी ले आओ और मोबाइल ले जाओ, मोबाइल ले आओ, किताबें ले जाओ, इसको हम कहते हैं बार्टर. ठीक. लाइसेंस, मैंने यहां पर डेफिनेशन भी दे रखी है. लाइसेंस पेज नंबर 3 पर. लाइसेंस मीन्स, और जरा ढंग से देखें तो मैंने वहां लिखा लाइसेंस मीन्स नथिंग बट इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. ओके, अंडरलाइन कर लेंगे. लाइसेंस नथिंग बट इट्स अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट परमिट्स टू डू समथिंग, जो आपको परमिट करता है ये काम करो, दैट्स इट. यानी लाइसेंस से हम किसी काम को करने लायक हो जाते हैं. तो लाइसेंस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो बाद में बात करते हैं, लेकिन हाँ लाइसेंस कवर्ड है. लीज इज एन लीगल एग्रीमेंट. लीज इज अ लीगल, लाइसेंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और लीज लीगल एग्रीमेंट है बाय विच मनी इज पेड. आप लीज पर कोई सामान लेते हो, आप पेमेंट करते हो. अब चाहे जमीन, चाहे बिल्डिंग, चाहे व्हीकल, चाहे प्लांट एंड मशीनरी को एक पर्टिकुलर समय तक अपने पास रखने के बदले में पेमेंट करते हो, उसको हम कहते हैं लीज. इट्स अ लीज एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेड इन ऑर्डर टू यूज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम. डिस्पोजल, action or process of getting rid of something or sale of share property etc. मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. और जरा ढंग से देखें, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. थोड़ी देर बाद सप्लाई की जब डेफिनेशन हम वापस आएंगे तो वहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बार बार आएगा. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है एक्ट ऑफ फर्दरिंग बिजनेस, हेल्पिंग फॉरवर्ड बिजनेस, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कोई भी आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, अल्टीमेटली उससे मेरे बिजनेस का एडवांसमेंट होगा, उससे मेरे बिजनेस की ग्रोथ होगी, उससे मेरे बिजनेस का प्रोग्रेस होगा, उससे मेरे बिजनेस का फर्दरेंस होगा, उससे मेरे बिजनेस का हेल्पिंग फॉरवर्ड बिजनेस है, प्रमोशन ऑफ बिजनेस है. जी सर. तो मैं वापस आता हूं. सप्लाई मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बता दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानना चाहिए. विदाउट नोइंग दीज टर्म्स वी आर अनएबल टू डिस्क्राइब और इंटरप्रेट द लॉ प्रॉपरली. फर्स्ट थिंग आते हैं सप्लाई इंक्लूड्स. देखो ना, सब चीज़ घूम फिर करके वापस सप्लाई इंक्लूड्स, क्योंकि हमको पढ़ना ही वही है और इसको पढ़ने के लिए हमें 10 चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं. जब वो 50 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी मेरे दिमाग में, हाँ इसका मतलब ये होता है, देन आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग ईजिली. द फर्स्ट थिंग, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license or disposal made or agreed to be made. For what? For a consideration. अब बात समझ में आई? और देखो ना, इन चीज़ों, केवल इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको अब तक इतनी मेहनत करनी पड़ी और हमें नहीं लगता मुझे आगे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. देखा जाए आगे. अब सेक्शन 3 में पहला पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया, एग्रीड और मेड और एग्रीड टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब मैंने अभी भी बताया, फर्दरिंग ऑफ बिजनेस, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ बिजनेस या प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस. ठीक है ना, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया वो दूसरा. अब जब
सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शामिल हो गए, यानी ऊपर वाले में सारे गुड्स और सारी तरह की सर्विसेज शामिल हो गई। लीज, रेंटल, ये सब क्या है, सर्विसेज ही तो है, सारी चीजें शामिल हो गई। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 इसका, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, यानी अगर आप आउटसाइड इंडिया से कोई सप्लाई लाते हैं इंडिया में सर्विसेज का, तो वो भी सप्लाई के कैटेगरी में आ जाएगी। गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो नहीं आएगा, उस पर तो कस्टम ड्यूटी लग जाता है। यहां पर कस्टम ड्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स को अगर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं लिख सकते ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सप्लाई। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन एंड वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, एक चीज अब नई आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात करेंगे, ढंग से सुनेंगे, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि जब हम सेक्शन 3(1)(b) का ये पॉइंट पढ़ेंगे तो सेक्शन 7(3)(c) भी आएगा। सर ये क्या है, ये सेक्शन जो 7(1)(c) या 3(c) जो भी हो, वो जब हम लोग देखेंगे वो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी के बारे में होगा, और वहां पर भी इंपोर्टेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में बताया गया है। फिलहाल वो आगे की बात है, लेवी एंड कलेक्शन। हम आज क्या बात करने जा रहे हैं आपसे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। आएगा तो पॉइंट में हल्का सा हिंट उसके बारे में दे दूंगा। मैंने कहा सप्लाई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 252 पेज नंबर 1 में, नीचे दिए ना। तो क्यों ना पहले हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन को क्लियर कर लें। आफ्टर दैट अगेन विल सी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 252 की डेफिनेशन देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या कहता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये 4 पॉइंट कवर होने चाहिए। किसी भी सर्विस को हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस तब कह सकते हैं जब वो ये 4 पॉइंट्स को कवर करे। हम किसी भी सर्विस को इंपोर्ट ऑफ सर्विस तब कहते हैं जब ये 4 पॉइंट्स को कवर करे। और जो मैं इसमें डी पॉइंट बताने जा रहा हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और उस डी पॉइंट को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने अपना एक नोट दे दिया है नीचे। इज इट क्लियर? अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस या इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होती है? सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, एंड द प्लेस ऑफ सर्विस मस्ट बी इन इंडिया। पॉइंट नंबर 3, द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। पॉइंट नंबर 1, recipient of services located in India. Point number 2, and the supply of service is in India. Place of supply of service is India. And point number 4, the most important, the supplier of service and the recipient of service are not merely establishment of a distinct person. इसको मारो गोली। मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में नीचे, उसी के नीचे जहाँ पर 252 की डेफिनेशन खत्म हो रही है, नोट में नीचे मैंने दे रखा है स्टार लगाकर। और अब हम पॉइंट नंबर 4 को यही पढ़ेंगे, डी पॉइंट जो दिया है एक्ट में नहीं, इसको थोड़ा क्लियर करके हम लोग पढ़ेंगे। वो थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट आगे हो जाएगा। कंट्राडिक्शन ना हो, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, और उम्मीद करते हैं कि एक्ट भी जब आएगा तो इस तरह से मॉडिफाइड लाइन आएगी। क्या है